हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आरती और आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे संस्कृति आईएएस के चैनल पर। तो मैं फिर से हाजिर हूं एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। तो टॉपिक हमारा होने वाला है साउथ इंडिया या दक्षिण भारत से संबंधित। तो वहाँ की जनसंख्या को लेकर के बहुत सारी चीज़ें चर्चाएँ में चल रही हैं कि वहाँ की जनसंख्या क्या है, वृद्ध हो रही है। मतलब क्या है, जैसे हमारे भारत में बहुत टाइम पहले क्या किया गया था कि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये बोला गया था कि आपको 2 ही बच्चे पैदा करने हैं, मतलब 2 बच्चे ही मैक्सिमम होने चाहिए, तीसरा नहीं होना चाहिए। तो दक्षिण भारतीय जो हमारे राज्य हैं, उन्होंने इस बात को बहुत सीरियसली लिया और उसको फॉलो भी किया। उसके नुकसान जो हैं अब उठाने पड़ रहे हैं। तो वही टॉपिक यहाँ पे चर्चा में चल रहा है कि इसके क्या नुकसान, क्या फ़ायदे हैं और इसका समाधान या हम कैसे करने वाले हैं इन फ्यूचर। ठीक है, तो देखो हेडिंग क्या लिखी हुई है, दक्षिण भारत और वृद्धि होती जनसंख्या। तो यहाँ पे जो वृद्ध होती जनसंख्या है, ये सिर्फ और सिर्फ दक्षिण भारत के बारे में है। उत्तर भारत की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है। ठीक है, आप जिनको बीमारू राज्य कहा जाता है, मतलब एक तरीके से गलत ही है अवधारणा। तो जैसे यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और भी अन्य राज्यों को बोला जाता है कि यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और युवा अवस्था वाली जनसंख्या आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पर बच्चों की जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए युवा अवस्था के में जो है बच्चे ज़्यादा है। युवा मतलब है कि 15 वर्ष से जो अधिक है लेकिन 60 वर्ष से कम है, उनको हम एक तरीके से काउंट करते हैं कि ये एक तरीके से कार्यशील जनसंख्या है, क्योंकि ये लोग होते हैं काम कर सकते हैं। 60 साल की उम्र, 60 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र हो जाती है उनको हम कार्यशील जनसंख्या में नहीं गिनते हैं और ना ही 15 साल से कम के बच्चों को हम कार्यशील जनसंख्या में गिनते हैं। क्यों? क्योंकि एक तरीके से ये क्या है, आप पर जो बोझ होते हैं, बोझ मतलब है लायबिलिटी है, आपको इनका ख्याल रखना है। ये जो है ना ही इकोनॉमी में कोई मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, ना ही इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूशन होता है इनका, ना ही किसी परिवार में या परिवार की आय बढ़ाने में इनका कोई कंट्रीब्यूशन होता है। आप मतलब होना नहीं चाहिए। इतना नियम कानून इस हिसाब से है कि बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए। और वृद्ध है, अगर कोई 60 साल से ज़्यादा उम्र का व्यक्ति है तो जाहिर सी बात है उसका शरीर जो है अब सपोर्ट नहीं करेगा कि वो कोई काम करे। तो यहाँ पर हम जो है सब चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो लिखा है, दक्षिण भारत में बढ़ती उम्र की आबादी को लेकर चिंता जताई जा रही है। तो वहाँ के जो नेता हैं, राजनेता कह लीजिए, नेता कह लीजिए, उन्होंने जो है चिंता जताई है वहाँ की वृद्ध होती जनसंख्या को लेकर के। बहुत सारी चिंताएं हैं। पहला तो ये उन्होंने बोला है कि हमारे यहाँ पर जो है कार्यशील जनसंख्या है वो कम हो रही है। दूसरा ये है कि सरकार की नियम कानूनों को पालन करने का हमें फ़ायदा होना चाहिए कि जनसंख्या को क्या है नियंत्रित करना था, तो हमने जो है बच्चों 2 ही लिमिट सेट की। उसके बाद जो है वहाँ पे नियम कानून लगाए गए कि भाई 2 से ज़्यादा आपके बच्चे नहीं होने चाहिए और वहाँ पे लागू भी हुआ ढंग से। अब क्या है, जनसंख्या कम है तो लोकसभा में उनका जो है प्रतिनिधित्व भी कम हो रहा है, क्योंकि आपको पता है लोकसभा में जो सीटों का आवंटन होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। तो यहाँ पे जो है राज्यों का कहना जो भी है बहुत सही है। देखिए लिखा भी है यहाँ पर, दक्षिण भारत के राज्य कम प्रजनन दर के साथ पहले से ही वृद्धावस्था की समस्या का सामना कर रहे हैं। पहली समस्या ये है। दूसरा, जो परिसीमन होता है संसद में, दक्षिण भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व भी कम हो जाएगा। दूसरा ये। तीसरा बात अगर बात करें, जो मैंने आपको बताया है, जहाँ से ये मुद्दा उठकर आ रहा है, आंध्र प्रदेश से आ रहा है ये मुद्दा उठ करके, तो वहाँ पे बोला गया है कि जब यहाँ पर क्या है, बच्चे देखो अधिक बच्चे होने पर लोगों को स्थानीय चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। तो वहाँ पे कैसे जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया, उन्होंने वहाँ पे नियम कानून बनाए गए थे कि अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप जो है चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, चुनाव आप नहीं लड़ सकते हो। तो इससे लोगों को हुआ कि भाई अगर हमें चुनाव लड़ना है आगे चल करके तो हमें 2 ही बच्चे रखने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे नियम कानून उन्होंने बनाए थे और उसका अब गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक रिपोर्ट कह सकते हैं इसको, रिपोर्ट दी हुई जिसमें कि हमारे भारत में अलग अलग जगहों पर जो एज गैप है उसके आधार पर जनसंख्या को निर्धारित किया गया। देखो यहाँ पे है 0 to 14 ईयर्स की बात करें तो 2011 में 30.9% जो है जनसंख्या थी और यहाँ पे 2036 में जो है वो होने वाली 20.1। जाहिर सी बात है हो जाएगी, क्योंकि ये बच्चे जो हैं बड़े हो जाएंगे तो वो जो है दूसरे वाले एज ग्रुप में आ जाएंगे। यहाँ पे क्या है 15 से 59 ईयर्स की अगर बीच की बात करें तो लगभग जो है 2036 में है 64.9% हो जाएंगे और 60 प्लस की जो जनसंख्या है वो जो है 14.9% हमें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे हम आते हैं आंध्र प्रदेश की। देखो बात की जा रही है कि आंध्र प्रदेश में क्या होगा और उत्तर प्रदेश में, 2 राज्यों को यहाँ पे कंपेयर किया गया। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश ले रहे हो तो बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश बिल्कुल 19-20 का ही फर्क होता है, वही यहाँ पे मामला दिखाई देगा। तो बात की आंध्र प्रदेश 0 to 14 ईयर्स की बात करें तो लगभग
2036 तक जो है 15.7% जनसंख्या वहाँ पे होने वाली है, और 60 वर्ष से ज़्यादा जिनकी आयु होगी वो यहाँ पे 19% होंगे। और देखो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 11% व्यक्ति, लगभग 12% बोल सकते हैं, वृद्ध व्यक्तियों की जनसंख्या होगी 2036 में, और जो है युवा होंगे कितने, 22%। तो हर जगह से क्या है, फायदे में है ये। अब यहाँ पे जो रिपोर्ट निकाली गई है उसमें चिंता का विषय क्या है, जैसे अभी चली रही हैं चीज़ें, डिस्कशन हो रहा है कि जनसंख्या जो है वृद्ध हो रही है साउथ इंडिया की, तो उसको लेकर चिंताएं क्या क्या व्यक्त की गई हैं। तो क्या है, 2011 से 2036 तक के 25 सालों में भारत की आबादी 31 पॉइंट करोड़ की वृद्धि, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2011 से अगर 2036 तक का हम आंकड़ा एक तरीके से निकालें तो लगभग 31.1% जो है 31.1 करोड़ लोग जो हैं और यहाँ पे आने वाले हैं, मतलब जनसंख्या बढ़ने वाली है इतनी। फिर लिखा इसमें लगभग आधी यानी 17 करोड़ की वृद्धि 5 राज्यों में होगी। आधी वृद्धि कहाँ होगी, इन 5 राज्यों में होगी। बाकी जो है अलग हमारे राज्य हैं उनमें थोड़ी थोड़ी 2, 4, 10% अलग अलग राज्यों में देखने को मिलेगी। तो देखो यहाँ पे है बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, वही राज्य है जहाँ पे हम बोलते हैं कि जनसंख्या जो है घनत्व काफ़ी देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल, कोलकाता आपने सुना ही होगा। यूपी बिहार आप देख ही रहे हो कितनी अच्छी खासी जनसंख्या है वहाँ पर। इनकी जनसंख्या ज़्यादा होने का फ़ायदा इन्हें यही होता है कि लोकसभा में सीटें जो है अच्छी खासी इन्हें मिल जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रहती हैं, कितनी है ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब यहाँ पर देखो बात करेगा जनसंख्या वृद्धि का, 19% हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश में होने की उम्मीद है। जितना भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसका 19% जो है उत्तर प्रदेश में ही मिल रहा है, मतलब कितना सारा पोर्शन वही ले जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे है उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच विवाद का विषय क्या है। अगर बताऊं तो सबसे पहला विवाद का विषय यही है कि जो दक्षिण भारतीय राज्य हमारे हैं वो ये बोलते हैं कि सरकार ने नियम बनाया कि हमें जो है जनसंख्या कंट्रोल करनी है, जनसंख्या नियंत्रित करनी है। उन नियमों को हमने फॉलो किया, उसका रिजल्ट आज ये है कि हमारी जनसंख्या कम हो गई है, जिसके चलते हमें संसद में जो है एक तरीके से हमें जो है निर्वाचित जो क्षेत्र है, सीटें हैं, जो आवंटन सीटों का आवंटन है वो हमें कम मिल रहा है। और सरकार के नियमों का पालन ना करने का एक फ़ायदा जो है उत्तरी भारतीय के जो राज्य हमारे हैं उनको देखने को मिल रहा है कि उनका संसद में जो है बढ़िया अच्छी खासी सीटें लेके बैठे। तो इस चीज़ को लेकर के विवाद होता है कि आगे चल करके हम भी सरकार के नियमों का पालन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कई बार सरकार के नियमों का पालन करने से हमें नुकसान हो रहा है। ठीक है, देखो लिखा है आंध्र प्रदेश में 2004 में प्रजनन क्षमता का प्रतिस्थापन स्तर हासिल किया गया, यानी प्रति महिला औसत 2.1 बच्चे, जिससे यह केरल 1988 में, तमिलनाडु 2000, हिमाचल प्रदेश 2002, पश्चिम बंगाल 2003 के बाद ऐसा करने वाला 5वां राज्य था। देखो ये सारे राज्य करके बैठे हैं, यूपी बिहार का नाम कहीं नहीं आ रहा है। ठीक है, यूपी बिहार वाले ऑफेंड नहीं होना है, ये सब फैक्चुअल डाटा है जो मैं आपको बता रही हूँ। मुझे लगता है आपको भी पता होगा जनसंख्या कितनी सारी वहाँ पर है। रोजगार ना मिलने का एक बड़ा रीज़न ये होता है कि जनसंख्या ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है और हमारे पास उतने ज़्यादा अवसर नहीं है। ठीक है, 2036 में वृद्ध व्यक्तियों की हिस्सेदारी 8.4% से बढ़कर 14.9% हो जाएगी। मतलब बोला जा रहा है कि 2036 में कुल जनसंख्या का लगभग 15%, कितने, लगभग 15% लोग कैसे होंगे, वृद्ध होंगे। जैसे अभी हम बोलते हैं कि चीन हो गया, जापान हो गया, जितने भी डेवलप्ड विकसित देश हैं उनमें जो है जनसंख्या कैसे दिखाई दे रही है हमें, सारी वृद्ध जनसंख्या है। वहाँ पे लोग बूढ़े हो, क्यों? क्योंकि जैसे अगर हम 20 साल 30 साल 40 साल पहले जाएंगे तो वहाँ पे था कि भाई टाइम नहीं है, हस्बैंड वाइफ है, एक ही बच्चा पैदा किया उन्होंने, क्योंकि एक बच्चे को पढ़ाने में ही इतना खर्च हो रहा है कि 2 या 3 के नंबर ही नहीं आया। ठीक है, सरकार के नियम कानून भी इतने खतरनाक रहे हैं। चाइना में क्या था, 1 चाइल्ड पॉलिसी लगा रखी थी, 2 होंगे तो फिर उसके हर्जाने आपको भरने पड़ेंगे। तो क्या है, इन देशों ने पहले क्या किया कि अपने यहाँ सिर्फ एक ही बच्चा, या फिर लोग जो है इतना बिजी थे कि उन्होंने बच्चे पैदा नहीं किए। आज के टाइम पे ये हो गया है कि वहाँ पे मैक्सिमम जो जनसंख्या है वो कैसी है, वृद्धावस्था में पहुँच चुकी है, क्योंकि बच्चे नहीं हुए तो उनके बच्चे नहीं हुए तो समस्या हो रही है। यही रीज़न है कि भारतीय युवा जो हैं अलग अलग देशों में जाकर काम करते हैं और वहाँ के लोग जो हैं उनको
ऐसा नहीं कि बिल्कुल हीन भावना से देखें या फिर सम्मान ना करें, उनको अवसर ना दें। अमेरिका में बड़ी बड़ी कंपनियों में ज़्यादातर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भारतीय हैं, और भी अलग अलग देशों में आप देखो। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो कौशल है, यहाँ के जो लोग पढ़े लिखे समझदार हैं, अच्छे क्षेत्र में काम कर सकते हैं, जाकर वहाँ काम कर रहे हैं। क्यों? उनको तो क्या है, बच्चों की ना पढ़ाई पे खर्च करना पड़ा। जब मतलब मान लीजिए 50 लड़के ऐसे हैं, लड़कियाँ ऐसी हैं जिन्होंने बहुत अच्छी एजुकेशन हासिल की है, अगर वो भारत में काम करते तो भारत को बहुत फ़ायदा होता। क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर के, शुरुआती शिक्षा से लेकर के अब अच्छी शिक्षा प्राप्त करने तक भारत सरकार का ही काम था। लेकिन क्या है, जब रोजगार का मामला आया तो वो अलग देश में जाकर, दूसरे देश में जाकर रहने लगे। तो अमेरिका को फ़ायदा क्या हुआ? ना ही उसको जो है बच्चे की शिक्षा, स्वास्थ्य में खर्च करना पड़ा, डायरेक्टली है जो प्रोडक्ट बनाया मिला और जाकर वहाँ पे काम करने लग गया। तो ये ही एक तरीका जो है साउथ, जो दक्षिण भारतीय राज्य हमारे हैं, ये अपनाने की बात कर रहे हैं। देखो लिखा है, केरल में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का अनुपात 2011 में 13% था, 2036 में जो है 23% होने की संभावना है। केरल में लगभग 10% जो है वहाँ पे वृद्धों की जनसंख्या होगी। मतलब क्या है, अगर 100 हैं तो 100 में 23 लोग बूढ़े लोग होंगे, वृद्ध लोग होंगे, और बाकी जो है युवा होंगे, उसमें बच्चे होंगे। तो अलग अलग ऐसे देखने को हमें मिल जाएगा। ठीक है, अगला हमारा है जनसांख्यिकी लाभांश। जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है? 15 से लेकर के 59 साल के व्यक्ति जो भी होते हैं उनको हम जो है जनसांख्यिकी लाभांश में गिनते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था में यही लोग हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं, अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में मदद करते हैं, काम करते हैं। कार्यशील जनसंख्या जो होती है वो 15 से 59 साल की होती है, उसी को हम जनसांख्यिकी लाभांश के रूप में गिनते हैं। अगर और कुछ बिंदुओं की बात करें तो किसी देश की जनसंख्या में काम करने वालों की संख्या और उन पर निर्भर लोगों की संख्या के अनुपात में बढ़ोतरी के कारण होने वाला आर्थिक विकास जो है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में एक नया कानून था जिसके तहत 2 से अधिक बच्चे होने पर लोगों का स्थानीय चुनाव में भाग लेना मना किया गया था। 15 वर्ष से कम आयु के लोग और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग जो होते हैं वो एक तरीके से निर्भर करते हैं बाकी लोगों पर या सरकार पर या फिर मान लीजिए परिवार पर। ठीक है, अब 15 साल से छोटा है कोई बच्चा तो वो घर पर निर्भर करता है, परिवार पर निर्भर करता है। 60 साल से अगर बड़ी उम्र का कोई व्यक्ति है तो परिवार पर तो निर्भर करता ही है, परिवार को ख्याल रखना होता है, साथ में सरकार को भी उनके स्वास्थ्य सुविधाओं का ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स जो हमारे होते हैं, ये 2023 की रिपोर्ट है। ठीक है, 2023 की रिपोर्ट है, ये UNFPA के द्वारा जारी की गई है, जिसमें जो है अलग अलग देशों में पॉपुलेशन बताई गई है, साथ में क्या है, उम्र के आधार पर कितनी प्रतिशत जनसंख्या वहाँ पर है इसको भी दर्शाया गया है। तो भारत में देखो, अगर बात करें 15 से 64 वर्ष की कितनी जनसंख्या है तो 68%। ठीक है, 65 प्लस जो है 7% है, और यहाँ पे अगर बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी की तो लगभग 72.5% है। ठीक है, ऐसे ही चाइना का दिया हुआ है, ऐसे ही वर्ल्ड का दिया हुआ है। तो ये 2023 की रिपोर्ट है, ओके, याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो है जो दक्षिण भारतीय राज्य के जो राजनेता है उनका ही स्टेटमेंट है, क्या प्रजनन क्षमता बढ़ाने की सरकारी नीतियाँ काम करती हैं? उन्होंने बोला कि अगर जो है जनसंख्या कम हो रही है, जनसंख्या लगातार घट रही है, या फिर जो है जनसंख्या में वृद्धों की जनसंख्या ज़्यादा है, तो अगर हम कोशिश करें कि जनसंख्या प्रजनन क्षमता बढ़ा ले तो क्या कारगर होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टेटमेंट अलग अलग लोगों के द्वारा दिए गए हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने इस फॉर्मूले को अपनाया था। चीन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपका अमेरिका हो गया, जापान हो गया, उन्होंने कोशिश की थी कि जो है प्रजनन दर बढ़ा करके हम अपने यहाँ की जनसंख्या को बढ़ा पाएँ, लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो काम नहीं करता है। इसके रीजंस भी आपको बताऊंगी। देखो क्या लिखा है, जापान, चीन, कोरिया, फ्रांस आदि प्रजनन समर्थक नीतियों ने काम नहीं किया। यहाँ पर इन नीतियों को लागू किया गया था लेकिन काम नहीं किया, तो भारत में करेगा नहीं करेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, वित्तीय सहायता देने से भी समस्या का समाधान संभव नहीं है। अगर हम सोचें भी कि भाई आपके 3 बच्चे होंगे, तीसरे बच्चे के शिक्षा का, स्वास्थ्य का हम खर्चा उठाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर भी संभावना ऐसी है कि जनसंख्या ना बढ़े। तो यहाँ पर बहुत सारे डाउट्स वगैरह इसको लेकर के लगातार चल रहे हैं। ठीक है, अब जो है एक तरीके से अगर बात करें समाधान की, ये समाधान ही है। उन्होंने बोला है कि जनसंख्या अगर नहीं बढ़ा, प्रजनन दर बढ़ाने के बावजूद भी अगर काम नहीं कर रहा है, तो दूसरा हम कर सकते हैं आंतरिक प्रवासन का प्रयोग कर सकते हैं। आंतरिक प्रवासन क्या होता है?
मान लो यूपी बिहार में जो है जनसंख्या जो है ज़्यादा है, ठीक है, और जो है तमिलनाडु हो गया, आंध्रा हो गया, केरला हो गया, वहाँ पे जनसंख्या कम है लेकिन रोजगार के अच्छे खासे अवसर हैं। तो क्या है, गवर्नमेंट बोली कि आप यहाँ से जो है पढ़े लिखे युवा लोगों को हमारे यहाँ पर ले आइए। देखो लिखा है, गंतव्य राज्यों को युवा आबादी के पोषण, उनकी शिक्षा आदि पर खर्च करने की जरूरत नहीं है, सीधे काम करने की उम्र वाली प्रवासी आबादी से लाभ उठा सकते हैं। सीधे जो काम करने के लायक हो गए हैं, 20, 22, 25 साल के पढ़े लिखे हैं, उनको डायरेक्ट यहाँ पर प्रवास करके ले आइए, आपका भी फायदा होगा, उनका भी फायदा होगा। यह वह मॉडल है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने दशकों से अपनाया है। देखो आप अमेरिका में कितने सारे लोग रहते हैं, प्रवासी भारतीय या प्रवासी अलग अलग जो है देशों के लोग अमेरिका में रह रहे हैं, और अमेरिका की इकोनॉमी बूम कर रही, वहाँ पे जो है विकास हो रहा है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, लेकिन लोग कहाँ के हैं, बाहर अलग अलग देशों के हैं। तो वही मॉडल अपनाने की जो है दक्षिण भारतीय राज्यों द्वारा मुहिम स्टार्ट करने की बात की गई है, ठीक है। तो ये हमारा था कि दक्षिण भारतीय राज्यों में जो है वृद्धावस्था में जनसंख्या जो है लोगों की ज़्यादा है, बच्चे कम हैं, युवा जनसंख्या कम है, तो इसके नुकसान क्या क्या हो रहे हैं लोगों को, इस पर हमने अच्छे से चर्चा कर ली, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आने वाले सारे वीडियो आपको टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।